डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट जो डिस्कशन कवर किया उसमें एनर्जी कॉन्सेप्ट से या फिर टॉर्क के कॉन्सेप्ट से हमने ओमेगा अल्फ़ा का वैल्यू सॉल्व करना सीखा। अभी उसी कैटेगरी में एक अच्छा सा क्वेश्चन है। ये आपने एक यूनिफॉर्म रॉड ली, इसका मास m, लेंथ l, और इसको आप यहाँ से रिलीज़ करते हो रेस्ट से। जैसे रेस्ट से रिलीज़ करोगे ये पॉइंट तो फिक्स है, ये जो रॉड है वो ऐसे यहाँ पे टर्न करना शुरू करेगी। और जब ये वर्टिकल से कुछ एंगल या फिर हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री एंगल पे आती है तो उस पोजीशन पे आपको हिंज जॉइंट पे जो फोर्स आएगा वो बताना है आपको। क्लियर? तो अगर मैं बात करूं कि सर फोर्स निकालना है तो फोर्स कैसे निकाला जाएगा, उसको ज़रा एक बार इसकी डायनामिक्स में देखें क्या बात है, क्या बात बनती है यहाँ पर। क्या आपने एक फिक्स पॉइंट लिया यहाँ पर, ये रॉड आपकी मान लेते हैं इस पोजीशन पे इस तरीके से आ चुकी थी। ओके, तो ये एंगल कितना आ गया आपका 37 डिग्री। अगर मैं आपसे कल फोर्सेस की बात करूं तो फोर्सेस कौन कौन से बॉडी पे लग रहे होंगे, तो एक बॉडी पे इस रॉड का वेट। ओके, सेकेंड थिंग, अगर को मुझे हिंज जॉइंट से फोर्स कैसा लगता है तो हमेशा ध्यान से रखें हिंज जॉइंट का फोर्स इस प्लेन में होगा। ये प्लेन में, पर हमें एग्जैक्टली इसकी डायरेक्शन नहीं पता क्योंकि पॉइंट है। सरफेस होता है तो हम लोग बोल पाते परपेंडिकुलर टू सरफेस, अलोंग द सरफेस। आप यहाँ फोर्स नहीं बता सकते, तो हमने कहा ऐसा फोर्स को ऐसा कर सकते हैं हम लोग। अगर देखें तो ये जो यहाँ फोर्स है उसके दो कंपोनेंट आप कर लीजिए, एक उसका रेडियल कंपोनेंट और एक उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट। एक्चुअली हमें पता तो दोनों ही नहीं है, ना मुझे ये रेडियल फोर्स पता है ना ये टेंजेंशियल फोर्स पता है। आपने इसके आगे इस तरीके से मार्क लगा के छोड़ दिया, वी डोंट नो द वैल्यू, और ये आपका वेट आ गया। सर रीज़न क्या है कि सर आपने यहाँ पे इस तरीके से लिया, तो उसका रीज़न बच्चे एक सिंपल से आता है कि जो सर्कुलर मोशन है वो आपका इस पॉइंट से अगर देखेंगे तो L/2 की रेडियस में टर्न कर रहा था। ओके, तो L/2 की रेडियस का सर्कुलर पाथ फॉलो करता हुआ आ रहा है सेंटर मास, तो सेंटर मास का मोशन अगर देखोगे तो सर्कुलर दिखेगा, और सर्कुलर में सारी फिजिक्स किसकी चलती है, रेडियल और टेंजेंशियल की। एट दिस मोमेंट रॉड का टर्निंग रेट मैं ओमेगा एज्यूम कर लूँ, ऑब्वियसली मुझे नहीं पता है, और ये ओमेगा भी फिक्स नहीं होगा, ये ओमेगा भी इंस्टेंटेनियसली चेंज होता जा रहा होगा, तो आपने अल्फा लिख लिया। ठीक है, तो टोटल हमें चार चीज़ें नहीं पता हैं, जिसमें हम टेंजेंशियल फोर्स एट हिंज जॉइंट बोलें और रेडियल फोर्स एट हिंज जॉइंट बोलें, ओमेगा और अल्फा। तो देखा जाए इसकी ट्रिक क्या है, इसके सॉल्यूशन को अगर हम लोग अपनी जो थ्योरी सीखी उससे ट्राई करें, तो अगर मैं पूछूं सर रॉड का मोशन कैसा है, सर रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सिस का एग्जांपल है सर ये। सर रॉड पहले आपकी हॉरिजॉन्टल थी और वो हॉरिजॉन्टल रॉड बेटा धीरे धीरे घूमती हुई नीचे आ रही है, इस तरीके से आप इसे शो कर सकते हैं। ओके, रॉड जब इस तरीके से आ रही है तो उसके डिफरेंट पार्टिकल्स जो होंगे डिफरेंट पाथ फॉलो करते हुए, ठीक है, सारे के सारे फिक्स के अबाउट सर्कुलर फॉलो करेंगे। बॉडी का केस अगर बात करें तो रोटेशनल मोशन अबाउट फिक्स एक्सिस का एग्जांपल है। तो जब बॉडी बेटा यहाँ से यहाँ तक आएगी तो आप कहोगे सर वर्क डन किसने किया होगा, तो वर्क डन mg ने किया होगा, जो रेडियल फोर्स है, टेंजेंशियल फोर्स है, और इज इक्वल टू क्या होगा, के फाइनल माइनस के इनिशियल। बेसिक वर्क एनर्जी थ्योरम। अच्छा, इनिशियली जो रॉड थी वो रेस्ट पे थी, आपने रेस्ट से रिलीज़ किया था, इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। जब रॉड इस तरीके से टर्न करके इस तरीके से 37 डिग्री पे एंगल पे आ चुकी है, उस मोमेंट पर अगर मैं पूछूं तो रॉड के पास एक रोटेशनल स्पीड होगी, वैल्यू हो जाएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाफ आई की वैल्यू बच्चे यहाँ से कितनी आ गई, तो आप लिख सकते हैं फिक्स एक्सिस के बाद टर्न करोगे तो सही ये आपका एक्सिस था, सेंटर के बाद ml² बेटल, और इस एक्सिस के बाद टर्न कर रहे हैं तो ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। चलिए बात की जाए, ये तो काइनेटिक एनर्जी की बात है, जिसको हम चाहें तो लिख सकते हैं ml²/6 इंटू ओमेगा स्क्वायर। रेडियल फोर्स वर्क करेगा, सर नहीं कर सकता कि जिस पॉइंट पे लग रहा है वो पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट 0 है। आप ऐसे पॉइंट पे अप्लाई किया गया जहाँ पे आपका
वर्क डन करने का परमिशन नहीं सर। टी टेंजेंशियल फोर्स से ये भी वर्क नहीं करेगा, तो एम जी नहीं वर्क किया होगा। एम जी हम सबको क्लियर है अच्छे से कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन आपको एक ही चीज़ लिखवाई गई थी, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, या फिर एक तरीके से आप ऐसे समझ लो कि जो पोटेंशियल जी का लॉस होगा वो काइनेटिक एनर्जी में जाएगा। क्लियर। इनिशियल एनर्जी बच्चे कितनी थी, आप ऐसा मान सकते हैं कि ये डेटम था तो ये ज़ीरो लेवल मान लेते हैं, तो इनिशियल एनर्जी बच्चे कितनी थी, ज़ीरो। बाद में एनर्जी कितनी हो जाएगी सर, ये पूरा एक सिस्टम है जो टर्न करके आ रहा है, तो सेंटर ऑफ मास से एनर्जी लिखी जाएगी। सेंटर मास पहले ज़ीरो लेवल पे था, अब थोड़ा नीचे पहुंच गया है। सेंटर मास कितना नीचे पहुंच गया है तो ये बात सबको क्लियर है। अगर मैं इस दूरी को L/2 बोलूँ तो ये L/2 sin 37 फॉल किया है। ठीक, तो पोटेंशियल जी की वैल्यू हो जाएगी mgh mgL/2 sin 37। क्लियर। ऑब्वियसली ये माइनस हो गया, तो एक माइनस तो आपका इनिशियल मास फाइनल वाला है और दूसरा माइनस आपका क्योंकि डेटम से नीचे है तो वो आया, तो ये दोनों वैल्यू प्लस बनेगी। आंसर बन जाएगा mgL/2 sin 37 3/5 इज इक्वल टू mL/6 इंटू ओमेगा स्क्वायर। देखा जाए भाई यहाँ क्या कैंसिल हो सकता है, m कैंसिल होगा आपका, है ना, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होगा, एक l कैंसिल करो तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 3gl डिवाइड बाई 10 इंटू 6 डिवाइड बाई एल स्क्वायर। 3gl डिवाइड बाई 10 इंटू 6 डिवाइड बाई एल स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू कुछ कैंसिल हो सकती है, यस सर। 3g बाई एल इंटू 6 डिवाइड बाई 10, तो ओमेगा स्क्वायर वैल्यू बच्चे अगर आप लिखोगे तो आपके पास आंसर बनेगा 18gl डिवाइड बाई 10, तो 1.8 g बाय, ओके, ये आपका ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट आता है एट दिस मोमेंट क्या कुछ अल्फा होगा। सबको क्लियर है भाई, एक्सेलेरेशन निकालना हो तो फोर्स पर एम होता था, वैसे अल्फा अगर निकालना है तो टॉक डिवाइड बाय आई चलता है। किस केस में, इन केस ऑफ रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सिस। अब टाउ डिवाइड बाय आई की बात की जाए तो टॉक किस पॉइंट के अबाउट, ऑब्वियसली फिक्स पॉइंट के अबाउट, और आई भी किसके अबाउट, फिक्स पॉइंट के अबाउट। बहुत क्लियर है अच्छे से कि आई आपका एक एंड के अबाउट, आई की वैल्यू यहाँ पे mL/3 आएगी और फिक्स पॉइंट के अबाउट टॉक देने की कैपेबिलिटी। देखिए कितना अच्छा आंसर है, ना ये फोर्सेस कभी आपको मोशन दे पा रहे हैं, ना ये टॉक दे पा रहे हैं, ना इन्होंने वर्क किया ना टॉक दिया। तो टॉर्क देने की कैपेसिटी केवल किसके पास है, mg के पास। और अगर मैं mg का टॉर्क पूछूं तब सिंपली बोल सकते हो ये दूरी L/2 है, ये पूरा खींचोगे तो L/2 cos 37, तो mg की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी सर, टॉर्क होता है mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज L/2 cos 37, m कैंसिल gL/2, ओके, एल स्क्वायर 3 आपने ऐसे लिखा, और cos 37 की वैल्यू हमें अपने प्रीवियस डिस्कशन से पता है 4/5 आती है। फिर वैल्यू देखी जाए तो कितनी होगी 2gl/5l स्क्वायर, ओके, 2gl/5l स्क्वायर, एक 3 भी है आपके पास, इस वैल्यू को अगर ठीक से लिखेंगे तो 6g/5l। तो ये जो दो वैल्यूज़ आई हैं, एक ओमेगा स्क्वायर आया है हमारे पास, बॉडी इस इंस्टेंट पे और कितने से टर्न कर रही थी, अल्फ़ा 6g/5l। और अगर मैं इसकी एक सेकेंडरी अप्रोच लिखना चाहूँ इस क्वेश्चन की, तो ये भी हो सकती थी कि आप ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा लिख देते, है ना भाई, कितना एंगल टर्न किया बस इतना फ़र्क होता है, यहाँ पे साइन थीटा करके आता, ये साइन थीटा होता, इसको डिफ्रेंशिएट करते तो कॉस थीटा मिलता, तो आपको यही आंसर मिलता है अल्फ़ा का। तो ओमेगा बेसिकली सबको पता है, ओमेगा ये इंस्टेंट का है, ये अल्फ़ा भी इंस्टेंट का, आगे पीछे ये वैल्यूज़ डिफरेंट होगी। चलिए भाई, ये बात हमने आपकी मानी, और देखें क्वेश्चन के डिस्कशन में कहाँ तक बात पहुँची है। ये जो सर आपने रॉड पहले चलाई थी जो कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे थी, है ना, जो कि रॉड ऐसे थी पहले, अब वो रॉड आपकी हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री एंगल पर आ चुकी है। इस इंस्टेंट पे इस रॉड का ओमेगा, इस इंस्टेंट पे इस रॉड का अल्फ़ा, नो डाउट एंगुलर स्पीड इंक्रीजिंग है, अगले इंस्टेंट ही चेंज हो जाएगी, तो इस इंस्टेंट का पता है। एक मज़ेदार बात है कि जब आप इस बॉडी की बात करेंगे
तो सर ये जो सेंटर ऑफ मास से सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा होगा। एक बात अगर मैं आपसे बोलूँ ACM है ना, ACM समझा क्या हुआ सर? ACM एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास, याद करिए कंजर्वेशन मोमेंटम वाले चैप्टर में ACM को हमने क्या लिखा, एक्सटर्नल फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, ये वैल्यू लिखते थे ना। तो अगर मुझे फोर्स पता हो और मैं मास से डिवाइड करूँ तो ACM मिलता है। इनफैक्ट अगर मेरे से कोई पूछे कि एक्सटर्नल फोर्सेस मुझे निकालने हैं तो मास इंटू ACM ही जाता है। सेंटर ऑफ मास की बात की जाए तो सर सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, और सर्कुलर पाथ में सबको पता है दो तरह के एक्सेलेरेशन होते हैं, है ना। वो दोनों एक्सेलेरेशन मैं आपको शो करूं अगर, तो कुछ इस तरीके से आएंगे। सेंटर मास अगर चल रहा तो सेंटर मास का टूवर्ड सेंटर एक्सेलेरेशन और अलोंग रेडियल टैंजेंट। टूवर्ड सेंटर एक्सेलेरेशन को हम लोग AC बोलते थे, अलोंग टैंजेंट को AT बोलते थे। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन हियर, तो आपको याद होगा ये आप R ओमेगा स्क्वायर लिखते थे, R आपके पास L/2, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बच्चे आपने लिखी है 1.8 G डिवाइड बाय L। तो यहाँ से कुछ कैंसिल हो सकता है, जैसे L कैंसिल, तो 0.9 G आ गया। और अगर आप बोलें तो भाई G की वैल्यू 10 रख के सेंटर मास का एक्सेलेरेशन, सॉरी सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन इज 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट दिस इंस्टेंट। तो एक बार टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन की वैल्यू देखिए। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होता था R अल्फा, R कितना हुआ L/2। अल्फा की वैल्यू बच्चे आपने निकाली है 6G डिवाइड बाय 5L। L कैंसिल, अब इस वैल्यू को अगर ठीक से लिखेंगे तो 6G डिवाइड बाय 10 जैसा कुछ आएगा, 10 कैंसिल हुआ तो ये 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो AC और AT आपके पास आया। अब एक बात समझो, AC क्या होगा तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर डिवाइड बाय मास, और टेंजेंशियल क्या होगा, नेट फोर्स अलोंग टेंजेंट डिवाइड बाय मास। तो ठीक है, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M इंटू A, दैट इज M इंटू 9 9M। नेट फोर्स अलोंग टेंजेंट कितना हो जाएगा बच्चे, 6M, M इंटू A, M इंटू 6M। अब अगर बच्चे मैं पूछूं कि अलोंग टेंजेंट ये जो फोर्सेस आपने शो करे हैं, एक बार फिर से मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, ये जो रॉड बिटा आपने बनाई कि हॉरिजॉन्टल से आपका 37 डिग्री एंगल है इस तरीके से। थोड़ी देर पहले मैंने आपको शो किया था जो फोर्सेस आ रहे हैं वो आपका एक R आ रहा था रेडियल फोर्स, एक आपके पास टेंजेंशियल फोर्स आ रहा था, एक आपके पास mg सेंटर पे अप्लाई हो रहा था। और अगर ये एंगल बच्चे आपका 37 डिग्री था तो mg का ये एंगल भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। तो कैसे देखोगे ये वैल्यू ये 37, ये आपका 53 और ये 37, तो ये आपका 37 डिग्री एंगल आया। क्या आपको लगता है अलोंग टेंजेंट एक कंपोनेंट आएगा तो mg cos 37, और अलोंग रेडियल एक कंपोनेंट आएगा तो mg sin 37? फिर से एक बार देखिएगा, ये एंगल 37, ये आपका 90, ये 53, ये 90 और ये 37। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या फोर्स को आप उसी की लाइन में शिफ्ट कर सकते हैं? यस सर, ये आपको अलाउड होता है कि फोर्स को आप चाहें तो उसकी लाइन में ही शिफ्ट करें। तो अगर मैं T को यहाँ से उठा के, इस जगह से उठा के सेंटर पे अप्लाई करूँ, इससे आपको फीलिंग आ जाए कि फोर्सेस ऐसे लग रहे हैं। तो अलोंग टेंजेंट आपके पास दो फोर्स आएंगे, एक टेंजेंशियल और एक mg cos 37। क्लियर? नो डाउट इससे टॉर्क चेंज होता है, पर हम लोग एक्सेलेरेशन की बात कर रहे हैं। एक्सेलेरेशन में फोर्स डिवाइड बाय मास होता है। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे फोर्स डिवाइड बाय मास के हिसाब से T को शिफ्ट कर सकते थे, और अलोंग टेंजेंट नेट फोर्स कितना आ गया, T प्लस mg cos 37। अच्छा, मैं अगर पूछूं टुवर्ड सेंटर नेट फोर्स कितना होगा, तो एक आपके पास R आएगा और एक आपके पास mg sin 37 आउटवर्ड आ गया। क्लियर? देखा जाए बेटा, तो ये पूरा सेंटर ऑफ मास एक तरीके से इस पाथ पे ऐसे टर्न कर रहा था। क्लियर दिख रहा है? तो चलो देखा जाए टुवर्ड सेंटर नेट फोर्स कितना हुआ, तो R माइनस mg sin 37 3/5 इज इक्वल टू क्या होगा, मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन कितना था, AC की वैल्यू आपके पास कितनी आई थी या फिर आपने साफ साफ लिख ही लिया था, R माइनस mg sin 37 इज द नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज 9M। तो
तो आपने कहा ठीक है, अगर मेरे से कोई आर पूछेगा तो कितना हो जाएगा 9m प्लस m इंटू 10 इंटू 3/5। आप इसे लिखेंगे तो 5 2 कैंसिल 15m। तो रिजल्टेंट रेडियल फोर्स एट हिंज पॉइंट इतना होगा। टेंजेंशियल फोर्स अगर देखें तो टी ने दोस्ती करी होगी 4mg/5 के साथ, और टी ने 4mg/5 के साथ मिलके किसको क्या प्रोवाइड किया होगा, बॉडी को टेंजेंशियल फोर्स। नेट टेंजेंशियल फोर्स आपके पास कितना था, 6m था। तो टी की वैल्यू बच्चे कितनी आ जाएगी, 6m माइनस 4m 10/5। ओके, जी की वैल्यू 10 मैंने लिखी है यहाँ पर। ये 2 कैंसिल होगा तो 8m 6m माइनस 8m माइनस 2m। ओके, ये 8m बनेगा ना, ये 2 आ गया, 4m इंटू 2 8m 6m माइनस 2m। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपने कहा आंसर 2m आ रहा है, तो इसका मीनिंग कहीं ना कहीं ये निकला कि जिस मोमेंट की आप बात कर रहे हैं उस मोमेंट पे रेडियल फोर्स हिंज जॉइंट पे कितना है बच्चे, 15m, और टेंजेंशियल फोर्स आपका इस डायरेक्शन में है, कितना, 2m। तो ये प्रॉब्लम एक तरीके से हम ओमेगा अल्फा तक जाते हैं तो एनर्जी कंजर्वेशन और टॉक्सिन निकालते हैं। जब आपको फोर्स सॉल्व करना होता है तो सेंटर के ही एक्सेलेरेशन ही हमारे काम आएंगे। सेंटर का एक्सेलेरेशन हमें एक्सटर्नल फोर्स को जज करने में हेल्प करते हैं। ओके, तो ये डिस्कशन आपका बेस था जो हमने लास्ट सेम पे डिस्कशन किए थे उसके लिए। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका कंबाइंड रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन। डन।